दोस्तों स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी है तो बाल विकास से आने वाले 30 प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में मैंने 40 प्रश्नों को इंक्लूड किया है जो आपके टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं पहले प्रश्न पर, बढ़ते हैं अपन पहले प्रश्न की तरफ। शिक्षण का उद्देश्य होता है, तो दोस्तों शिक्षण का उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य होता है शिक्षार्थियों को ज्ञान उपलब्ध कराना। क्या है? शिक्षार्थियों को ज्ञान उपलब्ध कराना शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं अपन। बागवानी शिक्षा पद्धति के जनक कौन हैं? तो दोस्तों बागवानी शिक्षा पद्धति के जनक फ्रोबेल हैं। कौन है? बागवानी शिक्षा पद्धति के जनक फ्रोबेल हैं। सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांटता है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो दोस्तों ये बात कही थी डी एलन के द्वारा कही गई। किसके द्वारा की गई थी? कही गई थी डी एलन के द्वारा। डी एलन एक मनोवैज्ञानिक है। इन्होंने माइक्रो टीचिंग, जो सूक्ष्म शिक्षण है, समस्त शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांटता है, यह कथन बताया था। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न। शिक्षा ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है, इस प्रक्रिया के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो दोस्तों शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है और इसके अंतर्गत आने वाले तथ्य कौन कौन से? सबसे पहले ज्ञान, अनुभव, कौशल, अभिवृत्ति। ज्ञान, अनुभव, कौशल, अभिवृत्ति, ये शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न पर। शिक्षण की प्रक्रिया, शिक्षक नहीं दोस्तों, यहाँ शिक्षण है। शिक्षण की प्रक्रिया एक त्रिस्तरीय प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत आता है। तो शिक्षण के अंतर्गत आता है दोस्तों छात्र, शिक्षण, पाठ्यक्रम। ये तीनों चरण किसके अंतर्गत आते हैं? शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं। बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, शिक्षण 4 चरणों वाली प्रक्रिया है। योजना, निर्देशन, मापन तथा मूल्यांकन। क्या क्या है? योजना, निर्देशन, मापन तथा मूल्यांकन। शिक्षण के संदर्भ में यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो दोस्तों यह कथन किसने कहा था? ये हफ तथा डंकन के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा कहा गया? हफ और डंकन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशिक्षण के माध्यम से विकास होता है। तो दोस्तों प्रशिक्षण के माध्यम से विकास सामान्य तथा विशिष्ट दोनों का मिला जुला रूप होता है। किस प्रकार का होता है? प्रशिक्षण के माध्यम से जो विकास होता है वो सामान्य तथा विशिष्ट दोनों का मिला जुला स्वरूप होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अधिगम व्यक्ति के दृष्टिकोण, सोच, व्यवहार में बदलाव लाता है। अधिगम मतलब सीखना, लर्निंग जिसको कहते हैं। अधिगम व्यक्ति के दृष्टिकोण, नज़रिया जिसको कहा जाता है, दृष्टिकोण, सोच, व्यवहार में परिवर्तन लाता है। किस प्रकार के परिवर्तन लाता है? तो दोस्तों वो लाता है मानसिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, शारीरिक परिवर्तन। इसके अलावा संवेगात्मक परिवर्तन और मनोसामाजिक परिवर्तन भी लाता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, शैक्षिक प्रक्रिया के 3 मुख्य बिंदु होते हैं। दोस्तों शैक्षिक प्रक्रिया के 3 मुख्य बिंदु हैं और कौन कौन से हैं? सबसे पहला बिंदु है उद्देश्य। क्या है? उद्देश्य। सेकंड अधिगम, अनुभव, क्रियाएं। और थर्ड विद्यार्थी का मूल्य निर्धारण करना। शैक्षिक प्रक्रिया के 3 मुख्य बिंदु हैं उद्देश्य, अधिगम, अनुभव, क्रियाएं, विद्यार्थी का मूल्यांकन निर्धारण करना। बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न पर। अध्यापक को विद्यार्थियों को अनुभव प्राप्त कराने के लिए क्या करना चाहिए? तो दोस्तों एक शिक्षक को विद्यार्थी, जो छात्र होता है, उसको अनुभव प्राप्त कराने के लिए शिक्षण के लिए विभिन्न तरीके को अपनाना चाहिए। भिन्न भिन्न प्रकार के तरीकों को अपनाना चाहिए। एक अध्यापक को विद्यार्थियों को अनुभव प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार के भिन्न तरीके से शिक्षण कराना चाहिए। अध्यापन एक है। तो दोस्तों अध्यापन एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। क्या है? त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। अध्यापन एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संसार को कोई भी व्यक्ति योग्यता, क्षमता तथा कुशलता में एक समान नहीं हो सकता, यह अधिगम के किस सिद्धांत को निरूपित करता है? तो दोस्तों ये
संसार को कोई भी व्यक्ति अपनी योग्यता, क्षमता, कुशलता में एक समान नहीं हो सकता है। यह अधिगम के किस सिद्धांत को निरूपित करता है? तो दोस्तों यह करता है व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत को निरूपित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अधिगमकर्ता से संबंधित किन सिद्धांतों का पालन किया जाता है? तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अधिगमकर्ता से किन किन सिद्धांतों का पालन किया जाता है? तो दोस्तों इसमें किया जाता है व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत का पालन किया जाता है, छात्र केंद्रित सिद्धांत का पालन किया जाता है, सक्रिय सहयोग सिद्धांत का पालन किया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अधिगम का मुख्य उद्देश्य होता है? तो अधिगम का मुख्य उद्देश्य छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण विधियां तथा शिक्षक व्यूह रचनाओं में किसका अंतर होता है? तो दोस्तों इसमें प्रारूप का अंतर होता है। शिक्षण विधियां और शिक्षण व्यूह रचनाओं में प्रारूप का अंतर होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 15, अध्यापन में शैक्षिक तकनीकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यह शैक्षिक तकनीकी की विशेषता है। दोस्तों टीचिंग में जो अध्यापन में शैक्षिक तकनीकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो शैक्षिक तकनीकी भूमिका जो होती है इसकी विशेषता क्या क्या होती है? तो शैक्षिक तकनीकी की विशेषता होती है यह मनोवैज्ञानिक प्रयोग पर आधारित होती हैं। देखो मनोवैज्ञानिक प्रयोग पर आधारित होती हैं, वैज्ञानिक प्रयोग पर आधारित होती हैं और यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म शिक्षण किस पर बल देता है? तो दोस्तों सूक्ष्म शिक्षण जो होता है ये एकल कौशल शिक्षण प्रशिक्षण पर बल देता है। सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग जो होता है एकल कौशल प्रशिक्षण पर बल देता है। बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न पर। प्रश्न पूछना, विन्यास, प्रेरणा, पुनर्बलन किसके उदाहरण हैं? तो दोस्तों यह उदाहरण है शिक्षण कौशल के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? प्रश्न पूछना, विन्यास, प्रेरणा, पुनर्बलन शिक्षण कौशल के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण विद्यार्थियों को कार्य तथा रिक्त स्थान को महत्व दिया जाता है। तो दोस्तों शिक्षण विधियों में कार्य और प्रस्तुतिकरण को महत्व दिया जाता है। किसको दिया जाता है? प्रस्तुतिकरण को महत्व दिया जाता है। शिक्षण व्यूह रचना का अर्थ होता है? तो दोस्तों शिक्षण व्यूह रचना का अर्थ होता है शिक्षा की रणनीति का निर्माण एवं उसका प्रयोग करना, शिक्षण का तरीका, अध्यापक को स्वयं में अपने व्यवहार को सुधारना। शिक्षण व्यूह रचना का अर्थ क्या है? एक तो शिक्षण का तरीका, अध्यापक को अपने व्यवहार को सुधारना, शिक्षा की रणनीति का निर्माण करना और उसका प्रयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन, शिक्षण अधिगम के अंतर्गत शिक्षक का प्रमुख कार्य है। तो दोस्तों शिक्षण अधिगम के अंतर्गत शिक्षक का प्रमुख कार्य बालक को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना। बढ़ते अपन अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है केलर योजना, अभिक्रमित अनुदेशन तथा खेल विधि शिक्षण विधि किस प्रकार के अंतर्गत आते हैं? तो दोस्तों ये छात्र नियंत्रित अनुदेशन के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? छात्र नियंत्रित अनुदेशन के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन? केलर योजना, अभिक्रमित अनुदेशन तथा खेल विधि, ये छात्र नियंत्रित अनुदेशन विधि के अंतर्गत आते हैं। बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न पर। प्रश्नोत्तर विधि। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्नोत्तर विधि, अन्वेषण विधि, सामूहिक वाद विवाद विधि शिक्षण की किस विधि का अंग है? तो दोस्तों ये शिक्षक एवं छात्र दोनों का अनुदेशन है। किसका है? शिक्षक व छात्र दोनों का शिक्षक व छात्र नियंत्रण दोनों का अनुदेशन है। प्रश्नोत्तर विधि, अन्वेषण विधि, सामूहिक वाद विवाद विधि किस शिक्षण विधि का भाग है? तो ये शिक्षक व छात्र अनुदेशन। और जो 21 नंबर का प्रश्न था इसमें क्या था? केलर योजना, अभिक्रमित अनुदेशन, खेल विधि शिक्षण, ये किसके अंदर? छात्र नियंत्रण अनुदेशन। अब बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है किंडरगार्टन प्रणाली के तहत बच्चों को किस प्रकार से सीखने पर बल दिया जाता है? तो दोस्तों किंडरगार्टन प्रणाली के तहत बच्चों को खेल के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है। प्रोजेक्ट परियोजना का प्रतिपादन किसने किया? तो दोस्तों किलपेट्रिक के द्वारा प्रोजेक्ट परियोजना का प्रतिपादन किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। पेस्टोलॉजी विधि किसने दी? तो दोस्तों जॉन हेनरी पेस्टोलॉजी के द्वारा पेस्टोलॉजी विधि दी गई थी।
अगला प्रश्न, अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया को सरल व प्रभावी बनाने हेतु विभिन्न प्रकार के शिक्षण सामग्रियों को प्रयोग किया जाता है। शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है वह है। तो दोस्तों, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया को सरल एवं प्रभावशाली बनाने के लिए दृश्य श्रव्य सहायक एवं दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है। बालकों में निरीक्षण करने की योग्यता के विकास में सर्वाधिक मदद करता है। तो दोस्तों, बालकों में निरीक्षण योग्यता का विकास करने में सर्वाधिक मदद करता है तो वो है भ्रमण। भ्रमण के माध्यम से बालक का सर्वाधिक अच्छे तरीके से विकास किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैजिक लैंटर्न एक है। तो दोस्तों, यह एक चित्र प्रदर्शन यंत्र है। क्या है? मैजिक लैंटर्न एक चित्र प्रदर्शन यंत्र है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 29वां प्रश्न, कक्षा अध्यापन में दृश्य साधन के रूप में सर्वाधिक प्रयोग किसका होता है? तो दोस्तों, कक्षा अध्यापन कार्य में दृश्य साधन के रूप में ब्लैक बोर्ड का उपयोग सबसे अधिक होता है। एपिडोस्कोप उपकरण का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो किसी अपारदर्शी वस्तु को स्क्रीन पर प्रक्षेपित करने के लिए, दिखाने के लिए किया जाता है। श्रव्य सामग्री है तो दोस्तों, सुनने जैसी श्रव्य सामग्री, सुनने लायक सामग्री कौन कौन सी है? रेडियो, टेलीफोन, टेप रिकॉर्डर। ये तीनों चीज़ें जो होती है ये श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आती हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, दृश्य सामग्री सहायक सामग्री कौन कौन सी है? तो दृश्य सहायक सामग्री में आते हैं टेलीविज़न, जिसको देखा भी जाता है और सुना भी जाता है, चलचित्र, नाटक, ये दृश्य श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आते हैं। किस शिक्षण सहायक सामग्री से छात्रों को उच्च कोटि का पुनर्बलन प्राप्त होता है? तो दोस्तों, कंप्यूटर से उच्च कोटि का पुनर्बलन प्राप्त होता है। बढ़ते अगले प्रश्न पर। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को अनेक तरह से सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती हैं, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजना, भूमिका निर्माण आदि। यह सीखने के किस आयाम को उजागर करते हैं? तो दोस्तों, ये सीखने के सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम को सीखने में मदद करते हैं। क्या है? एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती हैं, और गतिविधियाँ कैसी? जिस प्रकार के समूह चर्चा, समूह परियोजना, भूमिका निर्वाह आदि को सीखने में आयाम सामाजिक गतिविधि को उजागर करते हैं। अब बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है? इससे अधिकतम इंद्रियों का प्रयोग सीखने को संवर्धित करता है। एक शिक्षिका अपने शिक्षण को दृश्य श्रव्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती हैं। तो शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करने से बालक इंद्रियों के माध्यम से सीखने के लिए संवर्धित होता है। अब बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, अधिगम को अधिकतम करने के लिए सर्वाधिक उचित है। तो दोस्तों, अधिगम को अधिकतम करने के लिए सर्वाधिक उचित है शिक्षिका या शिक्षक को संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ, किसके साथ साथ? संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ अपने शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक शैली की पहचान करना। सर्वाधिक उचित तरीके से शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ बालक की संज्ञानात्मक शैली का विकास करना अनिवार्य है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सामूहिकरण के विविध रूपों का प्रयोग करना है। तो दोस्तों, इस प्रक्रिया को अंतरपरक अनुदेशन कहा जाता है। शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सामूहिकरण के विविध रूप को क्या कहा जाता है? अंतरपरक अनुदेशन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिए गए कार्य पर आधारित हो सकता है? तो दोस्तों, बच्चे फिल्मों को दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकता है, यह किसके द्वारा दिया गया यह कथन, यह निष्कर्ष मनोवैज्ञानिक जो होते हैं वो अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा दिए गए कार्य पर आधारित हो सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार के अनुकरण को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, कोई भी शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल का अनुकरण करता है तो उसे सामाजिक अधिगम अनुकरण के अंतर्गत रखा जाता है।
बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न पर। तो जीन पियाजे और वाइगोटस्की के अनुसार रचनात्मक कक्षा कक्ष के अधिगम है। जीन पियाजे तथा वाइगोटस्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम है। तो क्या है अधिगम? अधिगम दोस्तों शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है, जो एक शिक्षक द्वारा शिक्षार्थियों को स्वयं सृजित किया जाता है, जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में यहीं तक। वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों? अगर अच्छा वीडियो लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट कीजिए। किसी भी प्रकार की अगर वीडियो में कमी रह जाती है तो ज़रूर आप कमेंट कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।